हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अयंग होम्योपैथ। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट कि थर्ड बीएचएमएस जो है उसके अंदर आप किस तरीके से हाई स्कोर कर सकते हो, अच्छे मार्क्स ला सकते हो। और एक मैं आपको गाइडेंस दूंगी कि आप थर्ड बीएचएमएस में आपके एग्जाम के लिए प्रिपरेशन किस तरीके से करो। और मेरा नाम है डॉक्टर जोशिन मंसूरी। इससे पहले भी मैंने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए वीडियोस बनाकर रखे हुए हैं और अभी मैं थर्ड ईयर के लिए बना रही हूँ। रिमेंबर हियर कि अभी मैं 2025 में बना रही हूँ ये वीडियो। तो यहाँ पर मैं बात करूंगी अबाउट द ओल्ड सिलेबस, ठीक है, ओल्ड सिलेबस के बारे में। लेकिन इतना ज्यादा फर्क नहीं होगा न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस के अंदर, बिकॉज की जो सब्जेक्ट हैं वो सारे सेम ही रहने वाले हैं ऑलमोस्ट इन द थर्ड बीएचएमएस, अगर नया सिलेबस आता है तब भी। ठीक है, तो आप उसको कंसीडर भी कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। जैसे कि सारे जितने भी मैंने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए बनाए हैं, सबसे पहले मैं बात करती हूँ अबाउट द सिलेबस एंड ऑल्सो एग्जामिनेशन। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न के बारे में, खास करके एग्जाम पैटर्न भी थोड़ा सा जो है कि डिफरेंट होता है न्यू सिलेबस के अंदर और ओल्ड सिलेबस के अंदर। तो इस वीडियो में सिर्फ मैं ओल्ड सिलेबस के बारे में ही बात करूंगी। ठीक है, तो जो आपका थर्ड बीएचएमएस है उसके अंदर आपके जो पेपर्स हैं या फिर तो आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके बारे में सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ। तो बड़े बड़े चीज के ऊपर देखा जाए तो देयर इज अ 4 सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर मैं सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, जिसके अंदर आपका आ जाएगा सर्जरी, ऑप्स एंड गायनेक, दोनों को हम साथ ही बोलते हैं, मटीरिया मेडिका एंड ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। ठीक है, बड़े बड़े तौर पर देखा जाए तो 4 ही सब्जेक्ट होते हैं। अगर मैं एग्जाम की बात करती हूँ तो सबसे पहले अगर मैं पेपर्स की बात करूं तो जो ये सर्जरी है ना, तो सर्जरी के पेपर आपके होते हैं 2। ठीक है, सर्जरी के पेपर 2 होते हैं। एक होता है पेपर 1, पेपर 2। उसके अंदर मोटा मोटा सा अगर मैं आपको सिलेबस उसका बता दूं तो जो पेपर 1 होता है उसके अंदर आपका आता है जनरल सर्जरी एंड उसके थेरापेटिक्स। ठीक है, और पेपर 2 जो आता है उसके अंदर आपका आता है सिस्टमिक सर्जरी एंड उसके थेरापेटिक्स। ठीक है, इस तरीके से पेपर निकलते हैं। अगर मैं ऑप्शन गायनी की बात करूं पेपर्स के लिए तो उसके अंदर भी आपके 2 पेपर निकलते हैं। जो पेपर नंबर 1 होता है उसके अंदर आपको सिर्फ गायनिक पूछा जाता है एंड उसके थेरापेटिक्स। पेपर 2 जो है उसके अंदर आपको ऑप्स पूछा जाता है एंड उसके थेरापेटिक्स, राइट। एंड अगर मटीरिया मेडिका की बात करें तो उसका पेपर सिर्फ एक ही निकलता है। ठीक है, सिर्फ एक ही पेपर निकलता है जिसके अंदर आपको फर्स्ट बीएचएमएस, सेकंड बीएचएमएस एंड थर्ड बीएचएमएस तीन की मेडिसिन पूछी जाती हैं विद इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद अगर मैं ऑर्गेनॉन की बात करती हूँ पेपर के बारे में तो अगेन उसका एक ही पेपर निकलता है, लेकिन अगेन फर्स्ट बीएचएमएस, सेकंड बीएचएमएस और थर्ड बीएचएमएस जितना भी अफोरिज्म्स हैं और उसकी फिलोसॉफी है सारी चीजें पूछी जाती है एक साथ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई आप थर्ड बीएचएमएस में आ गए तो फर्स्ट बीएचएमएस का भूल जाओगे, सेकंड बीएचएमएस का भूल जाओगे, वो चीज नहीं चलेगी। ठीक है, वो चीज आपको यहाँ पर भी पूछी जाती है। अब अगर मैं बात करूं आपको पेपर के पैटर्न के बारे में, ठीक है, पेपर का पैटर्न इस तरीके से होता है। तो जो सेक्शंस होता है, ठीक है, सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है। ठीक है, दोनों का जो डिजाइनेशन है वो सेम रहता है। जैसे अगर मैं मेरी कॉलेज में कहूँ तो मेरी कॉलेज के अंदर हमें 15 मार्क्स का फुल क्वेश्चन पूछा जाता था 2, और उसके साथ साथ हमें दोनों क्वेश्चन के अंदर और भी मिलते थे जिसके अंदर की 7 और 8 मार्क्स, इस तरीके से 7 और 8 मार्क्स, राइट, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता था फॉर सेक्शन ए एंड फॉर सेक्शन बी। उसके बाद 5 मार्क्स की शॉर्ट नोट पूछी जाती थी, अराउंड 5 इन नंबर, और 5 मार्क्स के जो है कि हमें 1 लाइनर पूछे जाते थे। ओके, ये मेरी यूनिवर्सिटी का पैटर्न रहता था। और अगर मैं बात करूं जो सब्जेक्ट वाइज तो सेम जो चीज मैंने सेक्शन ए में बताई वही सेम सेक्शन बी के अंदर भी रहती है। अगर मैं आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज बताऊं तो जो सर्जरी है उसके अंदर सेम पेपर और पेपर 2 में सेम चीज रहेगी। जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए रहता है उसके अंदर आपको थ्योरी पूछी जाती है, और जो सेक्शन बी रहता है उसके अंदर थेरापेटिक्स पूछे जाते हैं, मतलब कि होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पूछी जाती है फॉर द स्पेसिफिक डिजीज, राइट, उसको हम थेरापेटिक बोलते हैं। सेम वे फॉर द गायनिक एंड फॉर द ऑप्स। ठीक है, सेक्शन ए के अंदर थ्योरी एंड सेक्शन बी के अंदर आपको मिल जाएगा थेरा। ओके, जो ऑर्गेनोन है उसके अंदर आपको जो सेक्शन ए है उसके अंदर फर्स्ट एंड सेकंड ईयर का ऑर्गेनोन पूछा जाता है, और सेक्शन बी है उसके अंदर थर्ड ईयर का ऑर्गेनोन पूछा जाता है। फर्स्ट सेक्शन ए इज आल्सो 50 मार्क्स, सेक्शन बी इज 50 मार्क्स, इस तरीके से 100 मार्क्स की एग्जाम होती है। मटीरिया मेडिका की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर भी सेम वे, सेक्शन ए है उसके अंदर फर्स्ट एंड सेकंड बीएचएमएस की मेडिसिन, और सेक्शन बी के अंदर थर्ड बीएचएमएस की मेडिसिन पूछी जाती है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन भी पूछा जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा एग्जाम का पैटर्न। अगर आपको नहीं पता था तो आपको एक फ्रेशन अप मिल जाएगा। आगे हम बात करते हैं हमारा दूसरे पॉइंट के बारे में जो है स्टडी शेड्यूल।
ठीक है, क्योंकि जब तुम थर्ड बीएचएमएस में आते हो ना, तो जो सिलेबस है वो ज़्यादा हो जाता है। सर्जरी, गायनेक अलग से है, ऑब्स अलग से है, पेपर्स इतने सारे हैं, फर्स्ट ईयर का भी जो है कि मटीरियल मेडिका पढ़ना है, सेकेंड ईयर का भी पढ़ना है, ठीक है, सारी चीज़ें मिक्सअप होने लगती हैं। तो आपके पास फ्रॉम दी फर्स्ट, मतलब कि जैसे ही आपका शुरू हो रहा है, थर्ड बीएचएमएस शुरू हो रहा है, तब से आपके पास एक सिंपल सा स्टडी का शेड्यूल होना चाहिए, ठीक है। उसको कैसे बनाओगे, जैसे मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हर रोज का तुम टाइम टेबल बना लो कि मुझे सुबह उठकर ये करना है, ये करना है, ठीक है, इस तरीके से कोई शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पाता है। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है उसके बेसिस के ऊपर मैं बताती हूँ कि स्टडी शेड्यूल किस तरीके से बनाना चाहिए। पहली चीज है कि जो आपका सिलेबस है, ठीक है, उसको आपने ब्रेक डाउन कर देना है, ठीक है। ऐसा तुम्हारी जो यूनिवर्सिटी है उसके ऊपर स्टिक मत रहो कि भाई हमारी यूनिवर्सिटी में ये चीज अभी तक, ये चैप्टर अभी तक नहीं चला है तो मैं नहीं करूंगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है कि आगे के जो कुछ चैप्टर्स हैं वो नहीं पढ़ाए जाते, लेकिन उसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। तो आपने ऑफकोर्स, आप जो है कि कॉलेज में आ गए हो, आपको सेल्फ स्टडी ही करनी पड़ेगी, इसलिए आप अपने तरीके से जो है कि प्रिपेयर करना शुरू कर दो। तो आपने सिलेबस जो है उसे ब्रेक डाउन कर लेना है कि भाई मुझे इतने मंथ के अंदर इतना सिलेबस कंप्लीट करना है फॉर ईच सब्जेक्ट, राइट। आप चाहो स्टार्टिंग से शुरू कर दो, आप चाहो आपके जो फैकल्टी पढ़ा रहे हैं वहां से शुरू कर दो, फिर लास्ट में रखो जो चैप्टर उन्होंने नहीं चलाए हैं, ठीक है, इट्स टोटली अपॉन यू। बट जो सिलेबस है उसको ब्रेक डाउन करो हर एक सब्जेक्ट का, और उसको मंथ वाइज, ठीक है, मंथ वाइज अपना उसको शेड्यूल बना लो, इतना सिलेबस मुझे करना है, बस इतना ही करोगे तो तुम्हारे माइंड के ऊपर भी ज्यादा लोड नहीं आएगा। साथ ही साथ आपने जो सिलेबस है उसको ब्रेक डाउन कर दिया, साथ आपको टारगेट बनाना है, ठीक है, टारगेट बनाना है या फिर तो गोल्स रखने हैं, ठीक है। गोल्स रखोगे तो क्या होगा कि तुम्हें, तुम्हारे दिमाग को इतना लगेगा कि मुझे ये चीज कंप्लीट करनी है, राइट, मुझे ये मंथ में इतनी चीजें कंप्लीट कर लेनी है, या फिर तो इस एक वीक के अंदर मुझे ये चीज कंप्लीट कर लेनी है, राइट। तो उससे ज्यादा लोड नहीं पड़ता है, राइट। और साथ ही साथ क्या करना है, आपने अपनी स्टडी को कंटिन्यूएशन के अंदर रखना है, ठीक है। अगर कंटिन्यूअस नहीं रहोगे तो थर्ड ईयर में पास नहीं हो पाओगे, राइट, क्योंकि थर्ड ईयर में बार बार बोल रही हूँ बहुत डिफिकल्ट पड़ता है, बिकॉज कि इसका सिलेबस बहुत ज्यादा है। तुमने सेकेंड ईयर के अंदर जो है कि पैथोलॉजी, एफएमडी पढ़ लिया, एफएमडी बिकॉज कि एफएमडी छोटा सा सब्जेक्ट था, राइट, और उसका एक ही पेपर निकलता था, लेकिन यहाँ पर तुम देखोगे जो 2-3 एलाइड सब्जेक्ट है सबके 2-2 पेपर निकल रहे हैं। तो ये चीज आपको बहुत डिफिकल्ट पड़ेगी अगर आपने सेकेंड ईयर की तरह ही अपना स्टडी रखा तो कंटिन्यूएशन के अंदर ही रहना है। अगर कंटिन्यूअस नहीं रहे तो तुम गोल अचीव नहीं कर पाओगे, बहुत सारी चीजें पीछे छूट जाएंगी, राइट। तो ये चीज करनी है। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट पर चलते हैं, द की कॉन्सेप्ट, ठीक है। की कॉन्सेप्ट से मेरा क्या मतलब है कि जैसे मैं आपको बार बार बोल रही हूँ सिलेबस बहुत बड़ा है, सिलेबस बहुत बड़ा है, तो सिलेबस को कम करने के लिए, जैसे मैंने बोला कम, इसको ब्रेक डाउन कर, तो ब्रेक डाउन भी कैसे करोगे, एक छोटा सा उसके लिए भी टिप्स दे देती हूँ कि तुमने देखने हैं आईएमपीज। आईएमपीज कहाँ से मिलेंगे, मैंने भी वीडियो बनाकर रखे हुए हैं, चैनल पर जाकर देख लोगे, इंपॉर्टेंट वाली जो प्लेलिस्ट है उसके ऊपर मिल जाएगा। उसके अलावा तुम्हारी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स तुम उठाओगे, वहां से जो क्वेश्चन निकल कर आए हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको पढ़ोगे, ठीक है। उसके अलावा जो सारी टेक्स्ट बुक्स हैं, ठीक है, वो टेक्स्ट बुक भी मैं आपको आगे बता देती हूँ कौन कौन सी मैंने यूज करी थी। उन टेक्स्ट बुक के हर एक चैप्टर के लास्ट में, एंड के अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो, ठीक है। वो क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो आपको एक आइडिया देंगे कि भाई इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ से आपने क्या किया, सिलेबस को ब्रेक डाउन कर दिया। सारी चीजें पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर द एग्जामिनेशन, राइट। जो इंपॉर्टेंट चीज है उसे सबसे पहले करो। नॉलेज तो आपको पूरी जिंदगी लेनी ही लेनी है, बिकॉज कि आप क्या हो, आप एक मेडिकल स्टूडेंट हो, आगे जाके डॉक्टर बनोगे। तो ऐसा तो है नहीं कि जितना सिलेबस तुमने पढ़ा है, जितना तुम्हारी बुक के अंदर है, उसी के अकॉर्डिंग पेशेंट जो है कि अपनी डिजीज लेकर आएगा। पढ़ना तो तुम्हें पूरा जिंदगी है, लेकिन अभी तुम्हारा फोकस होना चाहिए ऑन दी एग्जामिनेशन, राइट। अब मैं बता देती हूँ तुमको टेक्स्ट बुक कौन कौन सी लेनी है, या फिर तो मैंने कौन कौन सी ली थी, मैंने किससे पढ़ा है। सर्जरी की सबसे पहले मैं बात करूँ तो जो टेक्स्ट बुक मैंने टोटल 3 टेक्स्ट बुक से पढ़ा था। सो सर्जरी के लिए सबसे अच्छी जो मुझे लगी है वो थी मेरी एसआरबीज मैनुअल, ठीक है, मैनुअल ऑफ सर्जरी। बहुत अच्छी बुक है, उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे आपको पिक्चर्स मिल जाएंगे। प्रॉपर्ली अगर मेरी बात करूँ तो मुझे पिक्चर्स हैं, चार्ट फॉर्म्स हैं, डायग्राम्स है, उन सब से पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, और उससे मुझे बहुत जल्दी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। तो अगर आप भी मेरी तरह पढ़ते हो तो आपको एसआरबी मैनुअल खरीद ही लेनी चाहिए। उसके बाद दूसरी मेडिसिन मैंने पढ़ी थी मणिपाल मैनुअल, ठीक है, मणिपाल मैनुअल ऑफ सर्जरी।
उसके अंदर भी आपको अच्छे खासा कंटेंट मिल जाता है, अच्छे खासे आपको जो है कि पिक्चर्स वगैरह मिल जाते हैं। लेकिन अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ कि जितना लंबा हमें क्वेश्चन लिखना रहता है उतना लंबा क्वेश्चन आपको मणिपाल में से सिर्फ नहीं मिलेगा, ठीक है, उतना ज्यादा कंटेंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप मणिपाल की तरफ जा सकते हो। दूसरा मैंने मतलब कि थर्ड मैंने जो बुक पढ़ी थी वो थी हमारी दास की जो सर्जरी की बुक आती है वो मैंने पढ़ी थी। उसके साथ साथ दास की जो प्रैक्टिकल की बुक भी आती है वो भी एक बहुत अच्छी बुक रहती है फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस ऑफ कोर्स, वाइवा वॉश या फिर तो आपका जो एमसीक्यूज वगैरह निकलते हैं, आपका जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होती है, ठीक है, तो उसके लिए सर्जरी की दास की प्रैक्टिकल बुक भी बहुत अच्छी रहती है, राइट। तो ये 3 बुक्स मैंने पढ़ी थी और मैं आपको बता दूं कि सर्जरी में मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए थे मेरी एग्जाम मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है, तो इट इज क्वाइटली गुड और सबसे ज्यादा मैंने एसआरबी मैनुअल में से पढ़ा था। उसके बाद अगर हम जाते हैं ऑप्स की तरफ और गायनिक की तरफ, दोनों के लिए मैंने जो है कि डीसी दत्ता जो है उसी को परचेज किया था और उसी पे से पढ़ा था। जो डीसी दत्ता जो है उसके अंदर भी आपको बहुत अच्छा सारा कंटेंट मिल जाता है, पिक्चर्स अच्छी खासी मिल जाती है, ठीक है, सारे क्वेश्चन उसके अंदर से ही निकलते हैं। और साथ ही साथ अगर ऑब्स्टैल्मी सर्जरी की बात करूं तो इसके जो थेराप्यूटिक्स है वो कहाँ से पढ़ने हैं वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। तो मैंने इसके लिए अलग से कोई बुक परचेस नहीं करी थी, मैंने जो है कि बोरिक में से ही पढ़ा था। और अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि कोई भी स्पेसिफिक डिजीज है तो उसके लिए कैसे पता चलेगा कि ये स्पेसिफिक मेडिसिन चाहिए, ठीक है, उसके लिए मैंने परचेस नहीं की थी, बट मेरी जो कॉलेज है उसकी लाइब्रेरी में एक बुक थी जो कि मुझे बहुत पसंद आई थी, विच इज लिलियंथल, सैमुअल लिलियंथल, ये मतलब कि ऑथर का नाम है, ठीक है, ये ऑथर है, उन्होंने बहुत बड़ी अच्छी सी बुक है, उसके अंदर ऑलमोस्ट सारी डिजीजेस आ जाती हैं, इधर इट इज सर्जरी और दी ऑब्स और गायनिक, सबके लिए उसके अंदर डिजीज के साथ साथ उसके थेराप्यूटिक्स और उसके साथ साथ उसके इंडिकेशन भी दे रखे हैं, बट वो थोड़े से कम इंडिकेशन है, मुझे कम लगे थे, इसीलिए मैंने बोरिक में से भी मेरी नोट्स बनाई थी, ठीक है, तो ये आपका हो गया थेराप्यूटिक। उसके बाद हम बात करते हैं मटीरिया मेडिका के लिए। मटीरिया मेडिका के लिए अगर मैं कहूँ तो तुम अभी ठीक है 3rd ईयर में आ गए हो, तो अच्छा खासा जो कंटेंट है वो तुम्हारे फैकल्टीज तुम्हारी तरफ से लेना चाहते हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने शुरू किया था बोरिक को पढ़ना, बोरिक में से, बिकॉज की क्लिनिक्स के अंदर भी बोरिक बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। उसके अलावा दुबे मैं पढ़ती थी, जिससे कि दुबे के अंदर से आपको पैटर्न पता चलता है कि आपने लिखना किस तरीके से, ठीक है, पैटर्न वहां से दुबे में से तुम कॉपी कर सकते हो। दूसरी मैंने एक बुक पढ़ना शुरू किया था जब मैं 3rd ईयर में थी, वो थी एनएम चौधरी, ठीक है, एनएम चौधरी सर की जो बुक है विच इज वेरी गुड, उसके अंदर आपको कंपेयर कॉन्ट्रास्ट मिल जाता है, उसके अंदर आपको जो एसेंस है वो मिल जाता है, आप जो मेडिसिन है उसको बहुत अच्छे से समराइज कर पाते हो, ठीक है, तो मुझे एनएम चौधरी भी बहुत अच्छी बुक लगी थी। उसके अलावा ऑर्गेनॉन की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनॉन के लिए जो एफोरिज्म्स वगैरह हैं उसके लिए मैंने बाबू भी पढ़ी थी और एके दास भी पढ़ी थी, ठीक है, एके दास में से भी बहुत अच्छा कंटेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इजीली मिल जाते हैं, बिकॉज कि हर एक चैप्टर के लास्ट में उन्होंने क्वेश्चन और उसके नीचे आंसर इस तरीके से पैटर्न बनाकर लिखा हुआ है। उसके अलावा अगर मैं फिलोसॉफी की बात करूँ तो जो ऑफकोर्स ऑर्गेनॉन है उसका 3rd ईयर के अंदर फिलोसॉफी बहुत अच्छा खासा पूछा जाता है, तो जो भी रिस्पेक्टेड आपके कैंट है, जो क्लोज है, रॉबर्ट है, ठीक है, उसके अंदर से डायरेक्टली भी पढ़ सकते हो। और एक दूसरी बुक मतलब कि एक रेफरेंस बुक तरीके से मैं यूज करती थी विच इज अजय, ये ऑथर का नाम है, ठीक है, अजय असेरकर, ठीक है, ये ऑथर की जो बुक है फॉर दी होम्योपैथिक फिलोसॉफी, उसके अंदर भी आपको एक एसेंस मिल जाता है कि भाई डॉक्टर केंट ने सिक के बारे में क्या कहा है, डॉक्टर रॉबर्ट ने सिक के बारे में क्या कहा है, तो इस तरीके से आपको वहां से बहुत इजीली और बहुत मतलब कि कम टाइम के अंदर आप वहां से नोट्स बना सकते हो, वहां से जाकर देख सकते हो। फिर हम बात करते हैं हमारे 4th पॉइंट के बारे में जो कि है सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजीज। मैं आपको बताऊंगी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज कि आपने जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो फर्स्ट अगर हम चलते हैं सर्जरी की तरफ, ठीक है, तो सर्जरी है उसके अंदर जो आपको बेसिक चीज है लाइक सर्जरी है, गायनिक है, ऑब्स है, लेकिन खास करके जब सर्जरी की बात चलती है ना तो सर्जरी अगर आपको नहीं समझ में आएगा जब तक आपको एनाटॉमी नहीं समझ में आती है, ठीक है, तो एनाटॉमी में भी खास करके एंटीरियर पोस्टीरियर ये सारी चीजें छोड़ दो, ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई यहाँ की आर्टरी को क्या बोलते हैं, वहां की आर्टरी को क्या बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रिलेशनशिप आर मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है, अगर आपको तुमको पता ही नहीं है कि स्प्लिन जो है वो स्टमक के पोस्टीरियर पार्ट के अंदर और जो है कि पेनक्रियास से बिल्कुल उसकी टेल के अंदर जुड़ी हुई रहती हैं, तो तुम्हें ये नहीं समझ में आएगा कि स्प्लिनोमेगैली के अंदर हमें एब्डोमेन में इस स्पेसिफिक रीजन के अंदर पेन क्यों होता है, ठीक है, ये चीज तुम्हें समझ में नहीं आएगी, बिकॉज तुम देखने जाओगे तो भाई स्प्लिन तो हमारे लेफ्ट साइड में, तो हमें एब्डोमेन के राइट साइड में क्यों पेन हो रहा है, ये चीज समझ में नहीं आएगी। तो जहां तक एनाटॉमी समझ में नहीं आएगा वहां तक सर्जरी समझ में नहीं आएगी, ठीक है।
उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये हो गया, आपका बेसिक आपने क्लियर रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की सर्जरी का आंसर किस तरीके से लिखना है वो बता देती हूँ। तो सबसे पहली चीज विच इज डेफिनेशन, हर जगह डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन की बात तुम लिखोगे क्लासिफिकेशन या फिर तो टाइप्स अगर हैं तो। उसके बाद लिखोगे इटियोलॉजी स्पेसिफिक, उसको हेडिंग लगाकर, जितने ज्यादा हेडिंग लगाओगे सर्जरी में उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद चलते हैं क्लिनिकल फीचर के ऊपर। ठीक है, क्लिनिकल फीचर लिखना इंपॉर्टेंट। उसके बाद आते हैं इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस जो है वो आपको यहाँ पर दो टाइप से लिखनी है। एक होता है आपका फिजिकल इन्वेस्टिगेशन, दूसरा होता है आपका लेबोरेटरी या फिर तो आपका रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, वो सारी चीजें। ठीक है, बात करते हैं मोर इंपॉर्टेंट ऑन द फिजिकल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, जो कि सर्जरी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। उसके अंदर आपको 4 पॉइंट आते हैं। फर्स्ट थिंग विच इज इंस्पेक्शन, सेकेंड वन विच इज पाल्पेशन, third thing is the auscultation, and the last and the most important thing which is percussion। ठीक है, अगर तुम्हें ये तीनों चीजें नहीं पता है, ये चारों चीजें नहीं पता है, ये चारों चीजों को किस तरीके से करते हैं वो नहीं पता है, तो तुम जो है कि प्रैक्टिकल एग्जाम में भी बहुत डिफिकल्टी आएगी और एग्जाम में अच्छी तरीके से लिख भी नहीं पाओगे। इन रिस्पेक्टिव कि कोई भी क्वेश्चन तुम्हें पूछा जाता है उसको इसी वे में लिखा जाता है। ठीक है, और लास्ट में आपका आता है ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट किसको कहते हैं? ट्रीटमेंट ऐसी कंडीशन के अंदर दी जाती है जहां पर तुम फुल्ली क्योर कर सकते हो किसी पेशेंट को, किसी डिजीज को। मैनेजमेंट वहां पर दिया जाता है जहां पर तुम्हें सिर्फ पेरिएशन करना है, तुम डिजीज को क्योर नहीं कर सकते। ठीक है, विच इज मैनेजमेंट। तो ये चीज ध्यान में रखना। और साथ ही साथ अगर मैं ज्यादा फोकस करूं ट्रीटमेंट के ऊपर, तो ट्रीटमेंट तुम्हें दो लिखनी है। एक होता है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, एक होता है एलोपैथिक ट्रीटमेंट। ठीक है, ये चीज लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज तुम्हें कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है उसके अंदर सिंपली तुम्हें थेरापेटिक्स लिखने हैं। थेरापेटिक्स किस तरीके से लिखोगे? 3 या 4 मेडिसिन तुम लिख सकते हो, उसके सामने उसके सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिखने हैं। राइट, वो हो गया तुम्हारा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। और एलोपैथिक ट्रीटमेंट तुम्हें रिस्पेक्टेड टेक्स्ट बुक में से मिल जाएंगे। तो ये हो गया कि भाई सर्जरी किस तरीके से लिखना है। ठीक है, या फिर तो किस तरीके से पढ़ना है। दूसरा हमारे पास पॉइंट है विच इज गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी के अंदर भी एनाटॉमी इज इंपॉर्टेंट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज फीमेल जेनाइटल ऑर्गन का एनाटॉमी। ठीक है, उसका एनाटॉमी और साथ साथ उसका फिजियोलॉजी। बार्थोलिन ग्लैंड कहाँ पर है तो वो नहीं पता है, तो फिर बार्थोलिन एब्सेस किस तरीके से होता है, पेन कहाँ पर होता है, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी चीज आएगा मेंस्ट्रुएशन का फिजियोलॉजी। ठीक है, कब कौन से फेज के अंदर कौन सा हार्मोन निकलता है ये समझ में नहीं आएगा तो तुम्हें गायनिक समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, गायनिक इज बेस्ड ऑन द मेंस्ट्रुएशन। राइट, तो ये अगर इसके अंदर जरा बराबर भी डाउट है तो वापस से जाओ, फिजियोलॉजी पढ़ो, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ो और फिर आओ फिर गायनिकोलॉजी पढ़ो। बहुत इजी रहेगा, बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ चलते हैं कि भाई आपको आंसर किस तरीके से लिखना है। अगर डेफिनेशन लिखोगे, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन के अंदर टाइप्स होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आती है इटियोलॉजी, एंड यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है विच इज मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म, किसी भी चीज का मैकेनिज्म है तो वो चीज लिखना इज इंपॉर्टेंट। पैथोजेनेसिस करके भी लिख सकते हो। देन क्लिनिकल फीचर, लैब डायग्नोसिस एंड लास्टली द ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट। राइट, ये हो गया तुम्हारा पैटर्न। इसके अंदर एक एडिशनल चीज आती है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स जो है। ठीक है, खास करके जो AUB है, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, जिसके अंदर मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, ठीक है, डिस्मेनोरिया, ये सारी चीजें आती है। उसको लिखने का एक पैटर्न मेरा अपना है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि भाई आपने डेफिनेशन लिख दिया, टाइप्स उसके अंदर आएंगे नहीं। इटियोलॉजी लिखने से पहले तुम्हें मेंस्ट्रुएशन का कैरेक्टर लिखना है, उसके अंदर तुम्हें लिखना है कि टाइम, मतलब कि कितना पीरियड लगता है। यूजुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है हमारी 28 से लेकर 31 डेज की, लेकिन यहाँ पर आपको लिखना है रिस्पेक्टेड जो भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं उसके अंदर पीरियड कितना है, टाइम कितना है, ड्यूरेशन, मेंस्ट्रुएशन जो इटसेल्फ आता है, मेंसेस जो आते हैं उसके अंदर वो कितने दिन आते हैं। ठीक है, और साथ साथ कैरेक्टर ऑफ ब्लड कितना है, प्रोफ्यूज है या फिर तो स्केंटी है। ठीक है, ये सारी चीजें लिखनी है। इतना लिखोगे तो तुम्हारा एक अलग से ही जो आंसर है वो दिखेगा। उसके अलावा बात करते हैं ऑप्स के बारे में। ठीक है, ऑप्स के अंदर इतना ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं गायनिक और ऑप्स के अंदर, बट जो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं वो आपको पता होना चाहिए। एक लेडी के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या क्या चेंजेस आते हैं ये पता होना चाहिए, तो तुम्हारे 2-3 चैप्टर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो तुम्हें अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। अब उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तीनों सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल के बारे में, तो तीनों जो है उनकी लास्ट के अंदर जो मैंने आगे टेक्स्ट बुक बताई उसके लास्ट चैप्टर जो है उसके अंदर आपको इंस्ट्रूमेंट्स दिए होंगे। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स, उनके पिक्चर्स दिए होंगे, नेम दिए होंगे। ठीक है, पिक्चर्स, नेम्स एंड यूजेस। ठीक है,
वो सारे तुमने एक जगह पर नोट डाउन कर लेने हैं। ये सारी चीजें तुम्हें प्रैक्टिकल के अंदर पूछी जाती है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जब होती है तब तुम्हें इसके अंदर से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर भी आपको अच्छे खासे मार्क्स लाने हैं, ठीक है। जहां तक प्रैक्टिकल एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तब तक तुम्हारा स्कोर हाई नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे दो होम्योपैथिक सब्जेक्ट के बारे में। पहला है हमारा ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, ठीक है। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के अंदर अगेन एफोरिज्म क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एफोरिज्म्स कहाँ से क्लियर करोगे? जो विलियम बोरिग ने ट्रांसलेशन दिया है हिंदी इंग्लिश, जो हमारा ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन है उसके 6th एडिशन का ट्रांसलेशन दिया है डॉक्टर विलियम बोरिग ने हिंदी इंग्लिश। वो चीज पढ़ोगे तो वहां से तुम्हें जो एफोरिज्म है उसका एसेंस अच्छे से समझ में आएगा। बिकॉज कि 3rd ईयर में हो, अगर तुम्हें एमडी करना है तो एआईए पीजीटी देनी है, तो अगर अभी से तुम थोड़ा बहुत ध्यान अच्छे से दोगे तुम्हारे एकेडमिक्स के ऊपर ही, तो तुम्हें एआईए पीजीटी देने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। उसके अलावा ठीक है, तुम्हें क्लिनिक जाना शुरू करना है। ये चीज ऑप्शन गाइनिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्लिनिक जाना शुरू करोगे, अगर होम्योपैथिक क्लिनिक में जा रहे हो तो ऑफकोर्स ऑर्गेनन मटेरिया का तुम्हें एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा, ठीक है। वहां से तुम्हें केस टेकिंग भी समझ में आएगा। अब जैसे एफोरिज्म से उसके अंदर से जो क्वेश्चन निकलते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर तुम्हें क्या करना है कि 5 पॉइंट ऐसे बना लेने हैं, 5 बेसिक पॉइंट्स जिनके जो बेस है, किसी भी क्वेश्चन का बेस बनाने के लिए ये 5 पॉइंट इंपॉर्टेंस रखते हैं। इधर दे आर द हेडिंग्स ऑफ द आंसर, इधर दे आर द इंपॉर्टेंट एसेंस ऑफ द आंसर, ठीक है। इस तरीके से 5 पॉइंट बना लेने हैं, वो अलग से लिख देना है, ठीक है। तो जब तुम डिवीजन करोगे तब उन 5 पॉइंट को देखोगे तो तुम्हें पूरा आंसर विजुअलाइज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज है। उसके अलावा तुम है ना चार्ट्स बना सकते हो, डायग्राम्स बना सकते हो अपने तरीके से। ये तुम्हारे ऊपर बेस करता है कि तुम्हें किस तरीके से पढ़ना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला मतलब कि एक बेसिक चीज होती है फिलोसॉफी को पढ़ने के लिए। बिकॉज की फिलोसॉफी में तुम देखोगे तो इधर डॉक्टर केंट की है, क्रोज की है, रॉबर्ट की है, उन सब के अंदर तुम देखोगे तो ऑर्गेनॉन के ही कुछ टॉपिक को लेकर उन्होंने अपनी फिलोसॉफी दिखाई है, राइट। तो उसके अंदर हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर तो हम बहुत बार ऑर्गेनॉन का ही कंटेंट लिखकर आ जाता है, जिसकी वजह से हमें कम मार्क्स मिलता है। तो ये चीज मैंने सीखी थी जब मैं 3rd ईयर में थी, 4th ईयर में थी, कि जो फिलोसॉफी है उसको एक तो पूरा उसका जब तुम चैप्टर पढ़ोगे तब समझ में आएगा, या फिर डॉक्टर अजय की जो बुक है उसके अंदर से भी समझ में आएगा कि फॉर एग्जांपल अगर सिख है, ठीक है, तो सिख डॉक्टर हेनेमैन ने सिख के बारे में क्या कहा है, ठीक है, और डॉक्टर केंट ने सिख के बारे में क्या कहा है। ये दोनों के अंदर एक बेसिक 2 या 3 पॉइंट का ही डिफरेंस है। तो वो 2 या 3 पॉइंट तुम्हें पता चल गए कि डॉक्टर केंट ने क्या अलग बोले हैं, तो तुम जो है कि ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो तुम्हें वो 2 या 3 पॉइंट अच्छे से रीड करने हैं, अच्छे से उसको समझना है, ठीक है, और उसी के बेस के ऊपर अपने नोट्स बनाने हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा होम्योपैथिक सब्जेक्ट देखते हैं, विच इज मटीरिया मेडिका। तो मटीरिया मेडिका में ना तुम्हें 3rd ईयर के अंदर पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन बहुत ज्यादा है, और पॉलीक्रेस्ट मतलब कि ऐसी इंपॉर्टेंट पॉलीक्रेस्ट है जो कि पूछी जाती है। तो वो पॉलीक्रेस्ट को समझने के लिए भी मैं बार बार बोलती हूँ 5 से 10 कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स लिख लो, ठीक है, और उसी को अपना जो है कि समराइज कर लो। दूसरा पॉइंट ये है कि ग्रुप स्टडी भी पूछा जाता है, ग्रुप स्टडी पूछा जाता है इन द 3rd ईयर। तो उस ग्रुप स्टडी के अंदर तुम्हें फिजिकल और मेंटल जो है सिम्टम्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, प्राइम इंपॉर्टेंस देना है, तो तुम अच्छे से पता लगा पाओगे कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से किस तरीके से डिफर करता है। साथ ही साथ कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट वाली स्टडी भी करनी है, राइट। उसके अलावा जो है कि सारे जो पॉलीक्रेस्ट है, शॉर्ट नोट है, ठीक है, छोटी ड्रग्स हैं, उन सबको पढ़ने का एक बेसिक चीज है कि उसका डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। सारी मेडिसिन के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल अगर आर्सेनिक है तो आर्सेनिक तो तुम क्रूड फॉर्म में अगर इंजेस्ट करते हो तो क्या होगा तुम्हारी बॉडी के अंदर, ठीक है, पॉइजन होता है, वो जीआईटी के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, डायरिया कॉज होता है, उसकी वजह से ब्लडी डायरिया होता है। सेम चीज तुम्हें आर्सेनिक के जीआईटी के सिम्टम्स में मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर पता है तो इजीली तुम ड्रग है उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया भाई सब्जेक्ट वाइज आपकी स्टडी स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लेते हैं जनरल टिप्स का, ठीक है। जनरल टिप्स दैट मीन्स कि कोई मैं यहाँ पर स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेकर नहीं बताऊंगी, बट एक जनरल टिप दूंगी कि भाई तुम्हें क्या करना है कि क्लिनिक्स ज्वाइन करने हैं या फिर तो तुम हॉस्पिटल्स ज्वाइन कर सकते हो। लाइक कोई तुम्हें पैसों के लिए जाकर काम नहीं करना है वहां पर, बट क्लिनिक में जस्ट बैठोगे, कोई गायनिक है तो गायनिक के वहां पर बैठना शुरू करो, जिससे कि तुम्हें एक्सपोजर मिलेगा ज्यादा। हॉस्पिटल है तो जो जहाँ पर सर्जिकल चीजें होती हैं वहां पर जाकर वो हॉस्पिटल को ज्वाइन करो। उसके अलावा तुम कुछ हमारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वहां पर जाकर डिलीवरी देख सकते हो। दोनों टाइप की डिलीवरीज देखनी है, नॉर्मल लेबर और सीएस भी देखना है, ठीक है। इससे ज्यादा अच्छे से तुम चीजों को समझ पाओगे। उसके अलावा नोट्स बनानी है,
उसके अलावा चार्ट्स एंड डायग्राम्स अपने तरीके से बना सकते हो अगर तुम्हें पसंद है तो। देन गिव टेस्ट, ठीक है, जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर है उनकी भी एग्जाम तुम अपने तरीके से दे सकते हो, खुद के एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अपने तरीके से कुछ क्वेश्चंस निकाल लो, उसको बैठ कर लिख लो, तो वो भी एक टेस्ट हो गई, ठीक है। इस तरीके से अपने ही टेस्ट लेना शुरू कर दो। देन द फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज रिविजन। रिविजन इज द की ऑफ सक्सेस। अगर तुमने रिवाइज नहीं किया तो तुम्हारी सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी। रिवाइज भी कैसे करोगे, जैसे मैंने बोला कि हर एक क्वेश्चन के लिए 5-6 ऐसी चीजें रख लो, ठीक है, 5-6 पॉइंट रख लो जिससे तुम समराइज कर पाओ। उसके अलावा तुमने अगर अपने खुद के नोट्स बना रखे हैं तो उससे भी तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा। उसके अलावा अगर तुम्हें नोट्स नहीं बनाने तो बुक्स जो है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट वाले हेडिंग है, इंपॉर्टेंट वाली चीजें हैं, उसी को सिर्फ हाईलाइट करो और जब तुम पढ़ने बैठोगे तो उसी चीजों को, उसी हाईलाइटेड चीजों को पढ़ो, ठीक है, जिससे कि तुम्हें तुम्हारे दिमाग में एक छोटी सी समरी बन जाएगी उस चीज की, तो वो चीज तुम्हें ज्यादा अच्छे से याद रहेगी, ठीक है। देन अगेन कहूंगी मैं, स्टे हेल्दी, ठीक है, हमेशा हेल्दी रहना है, अच्छा अच्छा खाना पीना है, शांति से नींद लेनी है, जिससे तुम्हारा दिमाग ज्यादा चलेगा। और लास्ट में मैं बात करूंगी मेरे कोर्स के बारे में, ठीक है। तो जो थर्ड ईयर का कोर्स है फॉर दी ओल्ड बैच वो भी चल ही रहा है। अगर तुम्हें उसके अंदर ज्वाइन करना है तो तुम मुझे डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, इधर मुझे जो है कि ईमेल कर सकते हो, ठीक है। वहां से मैं तुम्हें पूरी डिटेल दे दूंगी कि उस कोर्स के अंदर क्या क्या है और वो किस तरीके से आपको मिलेगा, क्या फीस रहेगी, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो अबाउट की थर्ड बीएचएमएस के अंदर तुम स्कोर किस तरीके से हाई कर सकते हो अपना, किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो अपने आप को। होपफुली सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।